हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, ये उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। और हम थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, उसमें हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। और हमने इसमें ईवीएस का जो आपका कंटेंट आता है 15 मार्क्स का, वो भी कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी से, वो भी आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शंस है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। सेकंड है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। थर्ड है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और फोर्थ ऑप्शन है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो संज्ञानात्मक विकास इनमें से किसके द्वारा समर्थित होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड की एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए जिसमें बच्चे मुक्त रूप से क्रिया करें, नई नई चीज़ों का निर्माण करें। ऐसा करके हम बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को करा सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड की एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास है। ऑप्शंस है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि पहला और दूसरा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ की जो मानव विकास है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस है आनुवांशिकी एवं वातावरण, सेकंड है व्यवहार एवं वातावरण, थर्ड है वातावरण एवं जीव विज्ञान, और फोर्थ है वातावरण एवं पालन पोषण। तो जो प्रकृति पोषण विवाद है, नेचर नर्चर डिबेट है, वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आनुवांशिकी और वातावरण से, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से संबंधित है प्रकृति पोषण विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऑप्शंस है आपके स्वास्थ्य क्लब, सेकंड है परिवार, थर्ड है इको क्लब, और फोर्थ है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी में आपको बताना है कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वो एक निष्क्रिय एजेंसी इसलिए है क्योंकि लाइब्रेरी में आप लोग चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, वहाँ डिस्कशन तो नहीं करते, तो इसी वजह से इसको निष्क्रिय एजेंसी बोला गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शंस है सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषा। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था वो कौन सा था? वो था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति और भाषा पर बहुत फोकस किया, लेकिन इन्होंने जो हम बच्चे की हेरिडिटी है, बच्चे की आनुवांशिकता है, जिसे जैविक बोला है इसमें, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड की जो जैविक है उसकी उपेक्षा हुई है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शंस है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो जब बच्चा 1 साल का होता है और वो अपने आँख, नाक, कान, यानी कि अपनी जो सेंस ऑर्गन है उसका यूज़ करता है, तो ये कौन से स्तर में आते हैं ये बताना है आपको। ये जो 4 स्टेजेस दी हुई है ये किसने दी थी? ये दी थी पियाजे ने। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में अपनी 4 स्टेजेस बताई थी बच्चों के डेवलपमेंट की। कौन कौन सी थी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसके बाद थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 स्टेजेस दी थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चे अपने सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक कराने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है।
वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस है विषमांग नैतिकता, सेकंड है संज्ञानात्मक परिपक्वता, थर्ड है प्रतिक्रिया और फोर्थ है सहयोग की नैतिकता। तो जो रिया है वह चाहती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए हम नियमों में संशोधन कर सकते हैं। तो ये जो सहपाठी विरोध है वो पियाजे के अनुसार बताना है किससे संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ की सहयोग की नैतिकता से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि या फिर गणितीय बुद्धि। तो जो स्टेनबर्ग थे उन्होंने दिया था त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था बुद्धि का। कौन कौन सी बुद्धि बताई थी उसमें? उन्होंने 3 बुद्धि बताई थी। एक थी व्यवहारिक बुद्धि जिसे हम संदर्भगत भी बोलते हैं, दूसरी थी रचनात्मक बुद्धि या फिर इसे हम अनुभवात्मक भी कहते हैं, तीसरी थी विश्लेषणात्मक या फिर घटकीय बुद्धि। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप बताना है, तो कौन सा है इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट की व्यवहारिक बुद्धि जिसे हम संदर्भगत भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शंस है डेविड वेस्लर, सेकंड है एल्फ्रेड बीने, थर्ड है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन और फोर्थ है रॉबर्ट स्टेनबर्ग। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि एल्फ्रेड बीने ने। जो एल्फ्रेड बीने थे ये फ्रांस के थे और इन्होंने 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सेकंड है सही व धारा प्रवाह बोलना, थर्ड है जानना समझना व लिखना और फोर्थ है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता बतानी है कौन सी क्षमता से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट की ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। 11th क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। ऑप्शन है आपके शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, सेकंड है शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, थर्ड है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है और फोर्थ है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो जो कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद होते हैं उसके बारे में आपको इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। फर्स्ट है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। अगर आप क्लास में लड़के और लड़कियों में पक्षपात करेंगे, उनसे दोनों में अलग अलग उन्हें बांटेंगे तो इससे क्या होगा? इससे बच्चों की परफॉर्मेंस पर तो असर पड़ेगा ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत हुआ। सेकंड है शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ये आपका ऑप्शन सही है। थर्ड है कि पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ऐसा नहीं है क्योंकि महिला शिक्षार्थियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। फोर्थ है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जाता है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि जरूरी नहीं कि पुरुष शिक्षक ही ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दे, महिला शिक्षक भी जेंडर विभेद कर सकती है, वे भी बच्चों में पक्षपात कर सकती हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ऑप्शन से चाक्षुक, संग्रहण, तथ्यात्मक या फिर स्पर्श संबंधी। तो जो सीखने की शैली थी वो बताई थी कोल्ब ने। जब हम कोल्ब की लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हम सीखने की शैलियों को भी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट की सीखने की शैली का उदाहरण है चाक्षुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है या क्या कर रही है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन या फिर सीखने के समय आकलन। तो जो शिक्षक है वो क्या करता है कि जो कक्षा का कार्य है उसे एकत्रित करता है, उसके बाद उसे पढ़ता है।
पढ़ने के बाद की योजना बनाता है, अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वो कर रहा है सीखने के लिए आकलन। जो सीखने के लिए आकलन है वो आप एक तरह से मान सकते हैं जो रूपात्मक आकलन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो सीखने के लिए आकलन का ही एक उदाहरण है। जब शिक्षा में, जब लर्निंग में कहीं कमी आती है और शिक्षक उसका सुधार करता है, पहले निदानात्मक और उसके बाद उपचारात्मक उपाय करता है, वो सीखने के लिए आकलन में ही आता है। तो 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ऑप्शंस है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। सेकंड है, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। थर्ड है, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। और फोर्थ है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो जो विद्यालय आधारित आकलन होता है यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट, उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट में दिया है कि उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षाएं लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। सेकंड है कि उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देवे। थर्ड है कि शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्ति का आकलन करने के लिए रोजाना का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं कि सूक्ष्म अवलोकन करें। हाँ, बच्चों की उस चीज़ को देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ की व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शन है आपके अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत और फोर्थ है समस्या समाधान। क्वेश्चन है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग होते हैं। ये प्रश्न बताना है आपको कि किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है। फर्स्ट है अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। सेकंड है विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक यानी कि आपको कुछ सोचना पड़े इसके लिए, तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ये है एक विश्लेषणात्मक प्रश्न का एक प्रकार है। तो यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए हम 50 लाइक का एक टारगेट रखते हैं, देखते हैं कि इसके 50 लाइक कंप्लीट होते हैं या नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।